Hello students, as we were discussing rise of nationalism, the first chapter. So we discuss about the impact of French Revolution, the role of Napoleon, and the revolution of 1838, and now we are going to discuss unification of Germany. So let's begin. So unification of Germany, it was completed in 1871, and William I was the king of Germany. He was declared as the king of Germany in 1871. So before 1871, what was the factors and who was that person who played a role in making Germany united? So it was Otto von Bismarck. Otto von Bismarck जो था, he was the main architect of this process, and for this process what he did, उसको ये लगा कि अगर हमें जर्मनी को यूनिफाई करना है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक कंट्री की आर्मी जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो अब क्या था, विलियम वन जो है यहाँ जर्मनी का मोनार्क था, और उसने अपने पार्लियामेंट में ऑटो वन बिस्मार्क को क्या इलेक्ट किया एज ही अपॉइंटेड ऑटो वन बिस्मार्क एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जर्मनी. सो बिस्मार्क ने जो है सबसे पहला चीज़ जो उसके दिमाग में यही आई कि अगर कंट्री को यूनिफाई करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंट्री की आर्मी और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी एक कंट्री की दो मेन पिलर्स होते हैं जो एक नेशन को यूनाइटेड करते हैं और एक नेशन को स्ट्रेंथन करते हैं. तो सबसे पहले हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही दे देती हूँ कि जब जर्मनी को यूनाइट किया गया तो वो 1871 वाला ईयर था, जब विलियम वन जो किंग था उसको लाया गया. ये जो इनका पैलेस था उसको हम बोलते थे, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सलीज. यहाँ पे विलियम वन और उसके साथ ऑटो वन बिस्मार्क ये सब आए, और विलियम वन ने डिक्लेयर कर दिया कि आई एम द एम्परर ऑफ जर्मनी. ये सब हुआ इन जनवरी 1871 में. अब हम इसकी इसको प्रिव्यू करेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर्स में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए, ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी जो है यूनाइट हो गया. तो शुरू करते हैं हम. सो आप इसको ध्यान से देखिएगा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. तो हाँ, यहाँ तक हमने बात की थी कि बिस्मार्क ही था जिसने जर्मनी को यूनिफाई करने की बात कही थी, और उसके लिए उसने बोला था कि आर्मी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. तो इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने क्या किया, आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया. और मैं जनरली एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जर्मनी था ना, ये किस तरीके से बटा हुआ था, इसमें डिविजन्स थी, और इस होल प्रोसेस में 3 वॉर्स जो है लड़ी गई जो कि 7 साल तक चली. 3 वॉर्स वर बीइंग फोर्ट ओवर 7 years अमोंग द 3 कंट्रीज़, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. 3 जंगें लड़ी गई और ये जंगें 7 साल तक चली. किन किन कंट्रीज़ के बीच जंग हुई? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी विद डेनमार्क, जर्मनी विद फ्रांस. तो इस तरीके से इस प्रोसेस को 7 years लग गए. तो सबसे पहले हम जर्मनी का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे देते हैं. जर्मनी का कुछ एरिया जो है, आप बोलते हो प्रूशिया जो है, ये एक जगह थी. ये विलियम वन जो है यहीं का किंग था, लेकिन ये जर्मनी ना बटा हुआ था, और ये 3 कंट्रीज़ ने इसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था. ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क. इन्होंने कुछ पार्ट्स जो है प्रूशिया के खुद के कब्ज़े में रखे हुए थे. और प्रूशिया की ही अगर हम बात करते हैं, वो भी डिवाइड था नॉर्थ और साउदर्न स्टेट्स में.
सो अब बिस्मार्क ने सबसे पहले क्या करना था, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के अंडर जो एरिया थे जर्मनी के, उनको वापस लाना था। फिर उसके बाद प्रूशिया के जो नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट्स थे वो भी इन कंट्री के कब्ज़े में थे, तो उनको भी रीऑक्यूपाई करना था। तो फिर सबसे पहली चीज़ जो है बिस्मार्क ने क्या की, बिस्मार्क ने इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई और उस पॉलिसी का नाम रख दिया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ब्लड मीन्स ब्लड शेड नहीं, ब्लड बात नहीं कि आप किसी को मारोगे वगैरह, वायलेंस करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ब्लड मीन्स हो गया मोर नंबर ऑफ पीपल एंड आयरन मीन हो गया स्ट्रेंथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, दैट मीन्स ही वॉज टॉकिंग अबाउट आर्मी। तो जब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारी कंट्री की जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो इसलिए ब्लड एंड आयरन मीन्स व्हेन वी हैव मोर आर्मी देन आवर नेशंस ऑटोमेटिकली बिकम स्ट्रॉन्ग। सो फर्स्ट चीज़ वो चाहता था कि आर्मी को बढ़ाया जाए। तो जब उसने आर्मी के बढ़ाने की बात जो है नेशनल असेंबली में कही तो बहुत शोर शराबा हुआ। लोगों ने बोला कि आर्मी को बढ़ाने का मतलब है हमसे आप टैक्सेस ज़्यादा लोगे, क्योंकि आर्मी को मेंटेन रखना, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सारे एक्सपेंसेस एक कंट्री कहाँ से रिकवर करती है, वो लोगों से टैक्स लेती है। तो लोगों ने बहुत शोर उठाया, इस पे आपत्ति उठाई, काफ़ी शोर शराबा हुआ नेशनल असेंबली में। लेकिन बिस्मार्क ने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उसने विलियम वन को एक सजेशन दी कि आप कोई भी मीटिंग रिगार्डिंग दिस लोगों के साथ नहीं करेंगे, प्रेस के साथ कोई बात इस बारे में नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली उन्होंने ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और जो भी उसके एक्सपेंसेस थे उन्होंने कैसे कवर करने थे वो सब उन्होंने किया। सबसे पहले मैंने बोला इसमें 3 जंगें हुई थी। तो फर्स्ट वॉर जो है डेनमार्क के साथ लड़नी थी, क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ से बिस्मार्क को अपने उन सारे एरियाज़ को रीऑक्यूपाई करना था। तो सबसे पहला मैंने पहले बोला डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। तो पहली जंग जो है लड़ी गई डेनमार्क के साथ इन 1864। इस जंग को लड़ने के लिए देखो बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने हेल्प ली ऑस्ट्रिया से, ठीक है। डेनमार्क को हराने के लिए बिस्मार्क ने हेल्प ली ऑस्ट्रिया से और ये जंग कब लड़ी गई, 1864 में। तो इस जंग के बाद बिस्मार्क ने अपना फोकस किन जगहों पे किया वो मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। हॉलिस्टन, सेल्सविक, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। वेट, कौन कौन सा एरिया मैंने आपको बोला, हॉल्स्टन, आप देख सकते हो मैप में कहाँ पे है, हॉल्स्टन, हैनोवर, सिजली, यहाँ पे है। तो इन एरियाज़ को जो है पहले डेनमार्क को हरा लिया, फिर उसने इन एरियाज़ को सोचा कि अब इन एरियाज़ को भी हमने ऑक्यूपाई करना है। तो इन एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए पहले क्या किया बिस्मार्क ने, एक स्ट्रेटजी अपनाई। अब ऑस्ट्रिया को खुश करना था क्योंकि उसने मदद की थी डेनमार्क को हराने में। तो ये वाले एरियाज़ जो है उसने ऑस्ट्रिया को दे दिए कि आप इन एरियाज़ को गवर्न करो, रूल करो। लेकिन अब मन ही मन में बिस्मार्क ने ये सोचा कि किस तरीके से जो है अब इसको अलग रखा जाए ऑस्ट्रिया को, वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरवेन। पहले उन एरियाज़ को बोला कि आप बिस्मार्क ने कैप्चर करने दिया ऑस्ट्रिया को, होल्स्टन, सिजली और हैनोवर को। फिर लेकिन बिस्मार्क ने मन ही मन में सोचा कि किस तरीके से अब इस ऑस्ट्रिया को अलग रखा जाए प्रूशिया से, ताकि ये हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। तो इस चीज़ के लिए बिस्मार्क ने क्या किया, अब बिस्मार्क ने फ्रेंड रिलेशन बढ़ाया, किसके साथ, नेपोलियन के साथ, दैट मीन्स फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ दोस्ती की, नेपोलियन ने पूरी मदद की और सर्कमस्टेंसेस ऐसा क्रिएट हो गए कि ऑस्ट्रिया के और बिस्मार्क के बीच मतलब ये जो प्रूशिया था
और ऑस्ट्रिया था, इनके रिलेशन अब थोड़े ख़राब होने लगे और एस्केलेट हो गई वॉर। तो वॉर को लड़ने के लिए बिस्मार्क ने हेल्प ली नेपोलियन से, तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड एंड एंटायर रीजन हॉलस्टाइन, सिजली एंड हैनोवर, ये सारे किसके कंट्रोल में आ गए? जर्मनी के कंट्रोल में आ गए। फिर अब बिस्मार्क ने सोचा कि अब जो प्रूशिया के साउदर्न और नॉर्दर्न हिस्से हैं उनको हम किस तरीके से यूनाइट करें अपने कंट्री के साथ। इस चीज़ को करने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया, ये आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। हाँ, ये देखिए, इसको करने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया, अब जो ये साउदर्न हिस्से थे इसमें कौन कौन था? इसमें बवेरिया, ब्रिटेन एंड वाटनबर्ग, ये 3 जगहें थी साउदर्न स्टेट्स ऑफ प्रूशिया विच वाज अंडर द फ्रांस, हाफ ऑफ द पोर्शन अंडर फ्रांस, हाफ ऑफ द पोर्शन अंडर डेनमार्क, हाफ ऑफ द पोर्शन अंडर ऑस्ट्रिया। ये वाली ज़्यादा इन पे इन्फ्लुएंस किसका था? नेपोलियन का था। ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ तो थी लेकिन ये यहाँ पे नेपोलियन से बहुत डरते थे। नेपोलियन का बहुत इन्फ्लुएंस था इन साउदर्न हिस्से पे, मतलब बवेरिया, ब्रिटेन एंड वाटनबर्ग। अब बिस्मार्क चाहता था कि वो नेपोलियन के साथ पंगा ले, अब नेपोलियन के साथ उसने वॉर करनी थी। अब बिस्मार्क एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली गॉड ने उसकी सुन ली। 1863 में क्या हो गया, इसाबेला एक क्वीन थी, किस एरिया की? स्पेन में वो रूल कर रही थी, लेकिन वहाँ के किंग लियोपोल्ड ने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। तो वो ये नेपोलियन की रिलेटिव थी, दूर पार के रिश्तेदार थी इसाबेला। इसाबेला वॉज relative of Napoleon when she has been thrown away by the King Leopold, तो she took help from Napoleon। तो जब उसको यहाँ से हटाया गया, उसके किंग ने इनवाइट किया विलियम वॉन को। विलियम वॉन जो है किंग लियोपोल्ड का फ्रेंड था, तो उसने बोला कि ये स्पेन वाला एरिया तुम टेक ओवर कर लो। अब उसने मैसेज भिजवाया विलियम वन को, लेकिन विलियम वन जो है यहाँ पे नहीं था। अब मौका मिल गया किसको? बिस्मार्क को, कि किस तरीके से जो है नेपोलियन के साथ थोड़ा उसको प्रोवोक किया जाए वॉर के लिए। नेपोलियन चाहता था कि मुझे प्रॉमिस दे विलियम वन कि वो स्पेन वाले एरियाज़ को टेक ओवर ना करे और इसाबेला को उसकी पोजीशन वापस दी जाए, तो बदले में वो अपने फ्रेंड रिलेशन को बरकरार रखेगा। लेकिन एज़ कि नेपोलियन ने जैसे ही ये मैसेज भेजा किंग को, किंग वहाँ पे था नहीं विलियम वन, तो उसके बिहाफ पे बिस्मार्क ने ये मैसेज लिया और बिस्मार्क ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया वापस नेपोलियन को कि इनके बीच वॉर एस्केलेट हो गई फ्रांस और जर्मनी के बीच 1870 में। ये वॉर जो है 6 मंथ चली और फाइनली बिस्मार्क ने जो है नेपोलियन को हरा दिया और किंग विलियम वन को डिक्लेयर कर दिया किंग ऑफ जर्मनी। सो इस तरीके से जो है जर्मनी को यूनिफाई किया गया। सो आपने देखा, मैं आपको फिर से रिकैप्चुलेट कराना चाहती हूँ कि क्या हुआ जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। 3 जंगें लड़ी गई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ। इन वॉर्स को जीतने के लिए और एरियाज़ को रीऑक्युपाई करने के लिए इसने इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ पहले फ्रेंडशिप की, फिर उसी को बीट्रे करके दूसरे के साथ फ्रेंडशिप की और फर्स्ट वाले को हरा दिया। दूसरे के साथ दोस्ती करने के बाद तीसरे के साथ फ्रेंडशिप की और दूसरे के साथ दुश्मनी निभा ली। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक वे से वो उसने अपनी स्ट्रेटजी को अपनाया और उसको एंड में सक्सेस भी हासिल हुई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।